हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए दोस्त, ये मेंस पेपर 2 का है और पेपर 2 का भी आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, उतना ही ध्यान देना है जितना आप पेपर 3 के लिए ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। दोस्तों, ये समाप्त नहीं है, समास है। दोस्तों, मृत्युंजय किनको कहते हैं? जो मृत्यु को जीत लेता है, यानी शिव जी। तो मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कहलाता है, यानी शिव जी कहलाता है। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? दोस्तों, दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? नदी और नाले, पाप और पुण्य, सुख और दुख, ये सब जो है द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, घी का दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है खुशी मनाना। अगला है, नई जमीन तोड़ने के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। नई जमीन तोड़ना, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा अनूठा प्रयोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो कौन इसमें है जो जातिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों, मजदूर जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कहते किसको है? तो जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती हो वे जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे नदी, पर्वत, लड़की और मजदूर हो गया, ये सब जातिवाचक है। संज्ञा जैसे व्यक्तिवाचक होता है, जाति, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये 5 टाइप है। अगला है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? दोस्तों, मनुष्यता जो है कौन भेद है? तो ये भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। इसमें किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो इसमें मनुष्यता भाव की दर्शाता है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों, इसमें जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं वो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें 3 टाइप होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, हम, मैंने, ये सब उत्तम पुरुष है। मध्यम में तुम, तुमने, ये सब मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष क्या है? वह, यह, वे, ये सब अन्य पुरुष है। फिर एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे यह, ये, वो, वह, ये सब निश्चय है। अनिश्चय में जो है कोई कुछ आ जाता है। इसका एग्जाम्पल संबंध में क्या है? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक कहता है। जैसे जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो जो, सो क्या है? ये संबंधवाचक है। तो यहाँ जिसको हमने बुलाया था वह आया, तो इसमें संबंध दिखाता है, तो संबंधवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है, तो इसमें से कौन है जो सर्वनाम शब्द है? तो इसमें से वह, यानी संज्ञा के बदले वह यूज होता है, तो वह हो गया। हरि मोहन को मारता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कर्म कारक है, यानी मोहन को, तो कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को। अगला है, क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक है, तो क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक कौन है? तो ये अधिकरण है। दोस्तों, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो अधिकरण का कारक चिन्ह जो है में और पर होता है। और कर्ता ने कर्म को, ये 2 याद होगा। करण से के द्वारा होता है, संप्रदान को के लिए ये होता है संप्रदान, अपदान से, और संबंध काके की रारे रे, और संबोधन हे अरे।
जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको जो है विशेषण कहते हैं। अगला है निम्नलिखित विशेषण युग्मों में एक गलत है, यानी विशेष है और विशेषण है, इसमें कौन है जो गलत युग्मक है? तो सर्व का सुलभ, तो दोस्तों ये गलत है। बाकी बात ताजी का रोटी, ये सही है। कर्म का निष्ठ, भाव का विहल, तो ये सही है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसमें से कौन वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग जो है लड़की सिल रही है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अगला है किसी वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग इसमें किस वाक्य में हुआ है? तो माता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, इसमें द्विकर्मक है। इनमें से कौन प्राचीन भाषा है? तो इनमें से कौन प्राचीन भाषा है दोस्तों? तो इनमें से जो है वैदिक संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है। दोस्तों हिंदी का विकास कैसे हुआ है? जैसे सबसे पहले संस्कृत आया, संस्कृत के बाद जो है पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद जो है अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद जो है अवहट आया, इसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी स्टार्ट होता है। तो अपभ्रंश का भी भेद होता है, जैसे सौरसेनी, अर्धमगधी, मागधी, खस, ब्राचर और महाराष्ट्री। तो सौरसेनी में क्या होता है? पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, गुजराती हो गया, और अर्धमागधी में ही पूर्वी हिंदी हो जाता है। मागधी में क्या होता है? बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। दोस्तों खस में जो है पहाड़ी है, पहाड़ी भाषा है, और ब्राचर में पंजाबी, सिंधी है, और महाराष्ट्री में मराठी है। तो इस प्रकार से जो है भाषा का विकास हुआ है। अगला है निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसा व्यक्त करते हैं? विचारों को कैसा व्यक्त करते हैं? तो लिख कर व्यक्त करते हैं। अगला है पाली को भाषा कहा जाता है, तो पाली को भाषा कहा जाता है, तो पाली को जो है ये देश भाषा कहा जाता है। अगला है किसके प्रयासों से वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा के प्रसार प्रचार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई? तो किसके प्रयास से? तो दोस्तों महात्मा गांधी के प्रयास से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन है? तो दोस्तों तत्सम शब्द जो है अग्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें देशज शब्द कौन है? तो औजार जो है देशज है। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढल कर व्यवस्थित रूप से ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको जो है परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। अगला है अपूर्ण अनुकरण का कारण होता है, तो इसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों ये विकृत मुख के कारण होता है, अज्ञानग्रस्तता के कारण होता है, बड़ जिह्वा के कारण होता है। तो इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो किसे शब्द को प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो है ये अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है, अभिधा को। दोस्तों यहाँ पे जो शब्द शक्ति है उसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं? तो दोस्तों जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा उस सुनकर जो समझ में आवे वह उसका अर्थ है। तो स्पष्ट है कि जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है वह शब्द है, और उस ध्वनि को हम जो संकेत या मतलब ग्रहण करते हैं वह उसका अर्थ है, तो वही शब्द शक्ति है। दोस्तों शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति यानी शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति ही कहा जाता है। दोस्तों जितने प्रकार के शब्द होंगे उतने ही प्रकार की शक्तियाँ भी होंगी। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वाचक हो गया, लक्षणक हो गया, और लक्षक हो गया, और व्यंजक हो गया। उसी प्रकार शब्द शक्ति भी तीन है। जैसे फर्स्ट है अभिधा, ये जो अभिधा है ये फर्स्ट है, और दूसरा का क्या है? लक्षणा है, और तीसरा का क्या है? व्यंजना है। तो ये शब्द शक्ति का भेद है, एक, दूसरा, ये तीसरा है व्यंजना। तो इस प्रकार से जो है शब्द शक्ति का प्रकार है।
अभिधा का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों अवधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, यानी लक्षणा से क्या होता है? तो लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध लक्षार्थ का बोध होता है। लेकिन व्यंजना से जो है न मुख्यार्थ का बोध होता है न लक्षण्यार्थ का बोध होता है, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध कराता है। तो ये तीनों का टाइप हो गया और तीनों का परिभाषा भी हो गया। यानी अभिधा क्या हो गया? तो दोस्तों जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। और लक्षणा किसको कहते हैं? तो अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया। और तीसरा का क्या है? व्यंजना। तो ये दोनों न हो और किसी तीसरा का बोध हो तो वो व्यंजना कहलाता है। तो इस टाइप से जो है ये थोड़ा सा डीप में है, लेकिन यही इसका मतलब है। अगला है संतान विषयक रति किस रस के अंतर्गत गण्य होगा? तो किस रस के अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों ये वात्सल्य रस के अंतर्गत आएगा। अगला है लिरिकल बैलेड्स 1798 ईस्वी की रचना है। तो इसकी रचना कौन है? तो इसकी रचना जो है वर्ड्सवर्थ है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स किस आलोचक की कृति है? तो किसकी कृति है ये? तो ये वर्ड्सवर्थ की रचना है। अगला है संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है। तो संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? इनक्लोज्ड। अगला है एक ही पत्र पर जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको जो है ये परिपत्र कहते हैं। अगला है विद्यापति किन दो काल के संधि कवि है? तो विद्यापति किन दो काल के संधि कवि है? तो ये आदिकाल और भक्ति काल के हैं। दोस्तों इनका जन्म जो है 1350 से 1374 ईस्वी के बीच माना जाता है। और इनका अन्य नाम क्या है? तो महाकवि कोकिल है। दोस्तों पुरस्कार क्या, इनको क्या चीज़ की उपाधि मिला हुआ है? तो महाकवि की उपाधि मिला हुआ है, महाकवि क्या। और इनकी रचना कौन कौन है? दोस्तों इनकी रचना जो है जैसे कीर्तिलता है, मणिमंजरा नाटिका है और भूपरिक्रमा है, ये सब जो है इनकी रचना है। सच्चे मार्ग से भटक कर लोग क्या गाते हैं? तो सच्चे मार्ग से भटक कर लोग जो है साखी शब्द गाते हैं साखी शब्द। अगला क्वेश्चन है मन चक्री से क्या अभिप्राय है? दोस्तों मन चक्री से जो है ये मन की अस्थिरता है मतलब होता है। उद्धव को बरभागी किसके द्वारा कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? तो दोस्तों ये जो है ये गोपियों के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा? गोपियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो तुलसी ने प्रथम पद में ये सीता जी की स्तुति की है। अगला है ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तो क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तो सोने चांदी के महल न्यौछावर किया जा सकता है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो दोस्तों भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो भूषण ने जो है कविता लिखी है। दोस्तों इनका और ग्रंथ क्या है? तो शिवराज भूषण, शिवावावनी, छत्रसाल दशक, ये इनकी ग्रंथ है। अगला है विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव लक्षित होता है? तो किसका प्रभाव लक्षित होता है? तो ये जो है जयदेव का प्रभाव लक्षित होता है। अगला है कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? तो कबीरदास के पत्नी का नाम क्या था? तो ये कबीरदास के पत्नी का नाम लोई था। तो पत्नी का नाम लोई था। दोस्तों इनको दो बच्चे हुए थे, एक बेटा जिनका नाम कमल था, एक बेटी कमली। तो कमल और कमली इनका बेटा बेटी था। अगला है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है? तो दोस्तों किस शाखा के कवि है? तो सूरदास जो है ये सगुण भक्ति शाखा के कवि है। दोस्तों सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब? 1583 में। और ये सगुण भक्ति के कवि थे। और इनका भक्ति क्या था? कृष्ण भक्ति था। गुरु कौन थे? आचार्य बल्लभाचार्य थे इनके गुरु। अब भाषा ब्रज था।
इनकी काव्य कृति क्या है? तो सुरसागर है, सुरसारावली है, साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी बहुत फेमस है, तो साहित्य लहरी को याद रखिएगा। रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो दोस्तों रामचरितमानस जो है प्रबंध काव्य है। अगला है बिहारी लाल का जन्म हुआ था। तो दोस्तों बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ग्वालियर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1603 ईस्वी में हुआ था। और ऐसे पूछे जगह का नाम, तो जगह का नाम जो है बसुआ है। इनका जन्म बसुआ है, जो गोविंदपुर गांव ग्वालियर में है। दोस्तों इनका पिता का नाम क्या था? तो पंडित केशव राय चौबे था। और रचना क्या था? तो बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो है इनकी फेमस रचना है। ये जो है भाषा क्या था इनका? ब्रज था। और शैली जो था समास शैली था। और गागर में सागर भरने की प्रतिभा जो है इनकी उपलब्धि थी। जो ही पाए बैंकुट अरु हरियु की नहीं चाही, सोई अलौकिक शुद्ध शुभ सरस सुप्रेम कहाही। उपयुक्त पंक्तियाँ रसखान के किस कृति में लिखी गई है? तो दोस्तों ये रसखान के दोहा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है लागती लपकी कंठ बैनी के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो दोस्तों इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला है प्रेम संपत्ति तलाश, प्रेम संपत्ति लताश किसकी रचना है? दोस्तों यह रचना जो है ये किसकी रचना है? ये जगमोहन सिंह की रचना है। अगला है इनमें से किस कवि ने लावनिया लिखी है? तो किस कवि ने लावनिया लिखी? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। दोस्तों इनकी और रचना क्या है? तो नील देवी है, प्रेम जोगनी है। अब भारत दुर्दशा इनका फेमस है, याद रखिएगा। हर वीडियो में जब भी आता है तो हम बोलते हैं, इससे आपको याद भी हो गया होगा। भारत दुर्दशा किनकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और क्या है? अंधेरे नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना, ये इनकी और रचना है। भाषा शैली में क्या था? तो ये ब्रज भाषा और खड़ी बोली शैली दोनों था। निधन जो है 1885 ईस्वी में हो जाता है, जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ। गद्य कथा विकट भट्ट किसकी रचना है? यह रचना जो है किसकी है? तो यह रचना जो है मैथिली शरण गुप्त का है। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था 1886 में। और इनका नाम मैथिली शरण गुप्त था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी में हुआ था। कब? 1964 में। इनकी रचना क्या है? तो साहित्य में जो है, साहित्य में अपने काव्य में राष्ट्रीय भाव की गंगा बहाने का श्रेय जो है गुप्ता जी को मिला हुआ है। और द्विवेदी युग का यह अनमोल रत्न रहे हैं। द्विवेदी युग का मुख्य रचना क्या है? साकेत है। और भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला है हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों में हिंदू मुस्लिम की किस एकता की बात करते हैं? तो किस एकता की बात करते हैं? तो यह जो है यह सांस्कृतिक की बात करते हैं। दिनकर जी के कौन सी कृति कामाध्यात्मक की दार्शनिक पीठिका पर रची गई है? दोस्तों ये उर्वशी हो जाएगा, उर्वशी। और इनकी क्या रचना है? तो दोस्तों रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, परशुराम की प्रतिज्ञा है। ये सब काव्य में लिखा है। गद्य में अर्धनारीश्वर, बट पीपल, उजली, आग, भारतीय संस्कृति की 4 अध्याय सब इनका गद्य है। इनको पुरस्कार जो है 1959 में साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था। और पद्म भूषण भी 1959 में मिला। और 1972 में जो है भारतीय ज्ञानपीठ की पुरस्कार मिला था। अगला इनमें से कौन काव्य निराला जी का द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें कौन काव्य है जो निराला जी द्वारा नहीं रचित है? तो इनमें से जो है कौन है? तो इनमें से कानन कुसुम जो है नहीं है। बाकी बात तुलसीदास, अनामिका, परिमल, इनमें निराला जी का रचित है। अगला है ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? तो यह शीर्षक कविता किसकी है? तो यह जो है पंत जी का है। अगला अज्ञेय जी के किस कारण बंदी बनाए गए थे? तो किस कारण बंदी बनाए गए थे? तो ये क्रांतिकारी कार्यक्रमों में जो है सक्रिय रहने के कारण। अगला है गरीब शोषित पीड़ित आम भारतीय जनता है जो कि आम के गुठलियों को चूर कर भट्टी की सौंधी मिट्टी में सान सुनकर खा ले रही है। यह सब चित्रण किनका है? ये शब्द जो है ये नागार्जुन का है। किनका है? नागार्जुन का।
अगला है महादेवी को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो किस काव्य कृति पर? यह काव्य कृति जो है नीरजा है। नीरजा पे जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कामायनी में कितने सर्ग है? तो दोस्तों कामायनी में जो है ये 15 सर्ग है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन की दृष्टि में स्वदेशी शासक कहाँ तैरते और कहाँ नहाते हैं? तो स्वदेशी शासक कहाँ तैरते और नहाते हैं? तो ये दोस्तों ये घी में तैरते हैं और अमृत में नहाते हैं। कटाक्ष है। धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों धूमिल का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बनारस के समीप जो है खेकली गांव में हुआ था। कहाँ? खेकली गांव में। अगला है जनसंपर्क विभाग की नौकरी छोड़कर वे किस सेवा में चले गए? तो किस सेवा में चले गए? तो बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष पद पर चले गए थे। अगला है यह दीप अकेला शीर्षक कविता किसकी है? तो यह कविता जो है अज्ञे जी का है। अगला है महल आबाद है ऊपरी उजाड़ है गरीबों की बस्ती में उखाड़ है पछाड़ है पंक्तियाँ किस कविता से उद्धत है? तो किस कविता से उद्धत है? तो ये 26 जनवरी और 15 अगस्त कविता से उद्धत है। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है? तो कलम के जादूगर कहा जाता है। अगला है गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया था? तो शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? तो ये अमीनाबाद के बाजार में काम ढूंढने गया। अगला है फारबिसगंज के नवतुरिया नेता कौन थे? तो फारबिसगंज के नवतुरिया नेता जो है छोटन बाबू थे। अगला इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला क्वेश्चन है नमक कानून तोड़ने के समय गांव में पटना से कौन आया था? तो गांव में पटना से कौन आया था? तो श्रीमती तारावती देवी ने आया था। अगला है जोधकी जो किस बीमारी के चपेट में आ गए थे? तो किस बीमारी के चपेट में आ गए थे? तो लकवा के बीमारी के चपेट में आ गए थे। राय साहब। अगला क्वेश्चन है राय साहब किस गांव में रहते थे? तो ये सिमरी गांव में रहते थे। अगला है गांव के अर्धोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? तो कौन सा रोग फैल जाता था? तो हैजा रोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रंग दरबारी उपन्यास का है? तो कौन सा है जो रंग दरबारी है? तो वैद्य जी, भीकम खेरवी और रूपन ये सभी जो है इनका रंग दरबारी कवि का पात्र है। अगला है सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूरी थी? तो सेमरी से बेलारी के बीच जो है 5 मील दूर था। अगला है मेरीगंज गांव के लोग कितने दलों में बटे हुए थे? तो कितने दलों में बटे थे? तो 3 दल में। निम्नलिखित उपन्यास में कौन 3 सालों से 10वीं कक्षा में पढ़ता है? तो कौन सा जो है ये रूपन 10वीं कक्षा में 3 साल से पढ़ता है। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? तो किसने कहा? तो ये रामविलास शर्मा ने कहा। ध्रुव स्वामी नाटक के संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में किसके द्वारा बिखराव हुआ था? तो किसके द्वारा बिखराव हुआ था? तो रामगुप्त के द्वारा। अगला है नाटक आधे अधूरे का पहला मंचन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये पहला मंचन जो है दिल्ली में किया गया। अगला है भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर मदिरा वर्तमान समय की सभ्यता की क्या है? तो वर्तमान समय की सभ्यता का मूल सूत्र है। अगला है ध्रुव स्वामी नाटक में कितने अंक हैं? तो ध्रुव स्वामी नाटक में जो है 3 अंक हैं। महेंद्र नाथ हर काम किससे पूछकर करता था? तो हर काम जो है ये जुनेजा से पूछकर करता था। अगला है शराबी का कौन सा कार्य करके जीविकोपार्जन करता था? तो कौन सा कार्य करके जीविकोपार्जन करता था? तो छुरी कैंची आदि में सान धारा करके इसके बाद ये जीविकोपार्जन करता था। अगला है जोखू ने अनंतः अपनी प्यास को कैसे बुझाई? तो ये बदबूदार पानी को पीकर। इसकी पत्नी मना कर रही थी फिर भी ये पिया।
दोस्तों उपन्यास का में हम सब जितना उपन्यास सिलेबस में है उसका हम वीडियो बनाए हैं। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो उपन्यास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम कहानी के तौर पे बताए हैं डिटेल्स में, इसके बाद उससे जो भी क्वेश्चन बनता है उसको हम बताए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए। ज्ञानेंद्र कुमार का जन्म हुआ था, तो ज्ञानेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला है निर्मल वर्मा किस विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की उत्तीर्णता प्राप्त की थी, तो किस विद्यालय से, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। अगला है संभवतः मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है कथन किस पात्र का है, तो यह कथन जो है डॉक्टर मुखर्जी का है। अगला है दिल्ली में मौत किसकी हुई है, तो दिल्ली में मौत जो है दिल्ली के सेठ दिवानंद चंद की हुई है। अगला है उषा प्रियवदा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है कानपुर में हुआ था। अगला है जन्म से पाप करने के लिए मजबूर व अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे, इस कथन का भाव क्या है, तो इस कथन का भाव है कि सताए भूख तो ईमान डगमगाता है, जन्म से ही भूखा अभिशप्त होता है और भूख की ज्वाला ही पाप कर्म करने को विवश करती है, तो ये सभी हो जाएगा। अगला है मधुआ जा सो रहो किसका कथन है, तो यह कथन जो है ये लल्लू का कथन है। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष क्या है, कब है, ठाकुर का कुआं का जो प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहानी के अनुसार किसको एकाएक किन्नरी बलाओं का हास कौतुक फीका लगने लगा, तो ये असराय को। अगला है परिंदे किस कहानीकार की रचना है, तो ये निर्मल वर्मा की रचना है परिंदे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में एक मौत किस विध की रचना है, तो किस विध की रचना है, तो कहानी विध की। गजाधर बाबू के घर कितने कमरे थे, तो गजाधर बाबू के जो घर है 3 कमरे थे इसमें। निम्नलिखित में से किसने कहा कि देखिए न इन लोगों के बच्चे इतनी कम उम्र में भी कैसे पक्के होते हैं, तो किसने कहा, तो ये जो है शुक्ला जी ने कहा था। अगला है नाम मात्र का डिब्बा में था, तो क्या नाम मात्र का डिब्बा में था, घी। अगला है बादल राग कविता के कवि कौन है, तो बादल राग के कविता के कवि जो है निराला जी है। अगला है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो यह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कुणाल गीत की रचयिता कौन थे, तो कुणाल गीत की रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त थे। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना जो है श्रीधर पाठक की नहीं है, गंगावतरण जो है श्रीधर पाठक के नहीं है। भारत गीत, कश्मीर सुषमा, जगत सच्चाई इशारा, ये सभी इनका रचना है। अगला है पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, तो पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद्र है। भाग्यवती के लेखक कौन है, तो भाग्यवती के लेखक जो है श्रद्धाराम फुलोरी है। अगला है नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है, तो नीला चांद उपन्यास के लेखक इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों नीला चांद उपन्यास के लेखक जो है शिव प्रसाद सिंह है। कौन है, शिव प्रसाद सिंह। और इनको जो है 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक है, तो इस उपन्यास के लेखक कौन है, तो इस उपन्यास के हिमांशु जोशी है। तो दोस्तों इतना ही, आप लोग देखिए और अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।